नमस्कार, मैं डॉक्टर माधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। कल हमने सोशल डुअलिज़म के बारे में बात की थी। आज हम टेक्नोलॉजिकल डुअलिज़म के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोफेसर बुके के सामाजिक द्वैतवाद के विकल्प के रूप में प्रोफेसर हिंगिस ने औद्योगिक द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद का अभिप्राय है एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विकसित और परंपरागत क्षेत्रों के विभिन्न उत्पादन फलनों का प्रयोग। इस प्रकार के द्वैतवाद ने औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक या प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी तथा देहाती क्षेत्रों में अल्प रोजगार की समस्या को बढ़ाया है। प्रोफेसर हिंगिस का प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद का सिस्टम RS एकास द्वारा विवेचित साधन अनुपातों की समस्या को शामिल करता है और उन सीमित उत्पादित रोजगार सुविधाओं से संबंध रखता है जो बाजार अपूर्णताओं, विभिन्न साधन संपन्नताओं तथा उत्पादन फलनों के कारण अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के दो क्षेत्रों में पाई जाती है। वास्तव में अल्प विकसित देशों की एक विशिष्टता साधन स्तर पर संरचनात्मक असंतुलन है। साधन स्तर पर असंतुलन या तो इस कारण से उत्पन्न होता है कि एकल साधन विभिन्न प्रयोगों में विभिन्न प्रतिफल प्राप्त करता है, या इसलिए कि साधनों के बीच कीमत संबंध साधन प्राप्यताओं से मेल नहीं खाते। प्रोफेसर एकास के अनुसार ऐसे असंतुलनों में अल्प विकसित देशों में दो प्रकार से बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी होती है। एक, कीमत प्रणाली में अपूर्णताएं या कुकार्यकरण से, मिसमैनेजमेंट से, और दूसरा है वर्तमान प्रौद्योगिकी या मांग की संरचना में रुकावटें, जो अति जनसंख्या वाले पिछड़े देशों में अतिरिक्त श्रम का कारण बनती है। अतः एक अल्पविकसित देश में संरचनात्मक बेरोजगारी का संबंध अतिरिक्त श्रम में से होता है, जो साधनों के कुवितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और मांग की संरचना और प्रौद्योगिकीय रुकावटों से उत्पन्न होता है। जैसा कि हम जानते हैं, प्रोफेसर हिंगिस ने दो वस्तुओं, उत्पादन के दो साधनों और दो क्षेत्रों के इर्द गिर्द उनके साधन संपन्नता और उत्पादन फलन के अपने सिद्धांत का निर्माण किया है। साथ ही साथ दो क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र में बागवानी, खानों, तेल क्षेत्रों और रिफाइनरी या बड़े पैमाने के उद्योगों से प्रवृत्त रहता है, या यह क्षेत्र पूंजी गहन होता है, कैपिटल इंटेंसिव है, और इसका जो टेक्नोलॉजिकल कॉफिशिएंट है वो इसे विशिष्टता प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में साधनों की तकनीकी स्थानापन्नता नहीं होती है और उन्हें स्थिर अनुपातों में मिलाया जाता है। दूसरी ओर देहाती क्षेत्र खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, दस्तकारी या बहुत छोटे उद्योगों में लगा हुआ होता है। इनके उत्पादन के तकनीकी गुणांक परिवर्तनीय होते हैं ताकि यह तकनीकों के विस्तृत क्षेत्र और श्रम तथा पूंजी के वैकल्पिक संयोगों से एक ही वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इस स्थिति को हम निम्न रेखाचित्र के द्वारा बता सकते हैं। रेखाचित्र में स्पष्ट किया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र का उत्पादन फलन व्यक्त किया गया है। श्रम की इकाइयाँ जो है वो OY एक्सिस पर और पूंजी की इकाइयाँ जो है OX एक्सिस पर ली गई है। पूंजी की इकाइयाँ जो है वो OY एक्सिस पर और श्रम की इकाइयाँ OX एक्सिस पर ली गई हैं, जो कि पूंजी की OK और श्रम की OL मात्राओं के संयोगों को प्रकट करती है, जो कि उत्पादन के एक निश्चित स्तर का उत्पादन करते हैं। वक्र Q2, Q3, Q4 उत्पादन के ऊंचे स्तरों को प्रकट कर रहा है, जो तभी संभव है जब उन्हीं अनुपातों में श्रम और पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाई जाए। इस प्रकार से बिंदु A, B, C और D पूंजी और श्रम के उन स्थिर संयोगों को प्रकट करते हैं जिनका उत्पादन के विभिन्न स्तरों Q1, Q2, Q3, Q4 का उत्पादन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा OE है, जो औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार मार्ग है।
यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो है विस्तार पथ बताती है। इसकी ढलान दो साधनों के स्थिर अनुपात को व्यक्त करती है। K1L1 रेखा ये स्पष्ट करती है कि उत्पादन क्रिया जो है कैपिटल इंटेंसिव है। दिए हुए उत्पादन को उत्पादित करने के लिए श्रम की सापेक्षता में अधिक पूंजी की जरूरत है। उत्पादन Q1 के लिए पूंजी की OQ इकाइयाँ और श्रम की OL इकाइयाँ प्रयोग होती है। परंतु यदि वास्तविक साधन संपन्नता A की अपेक्षा S पर हो तो इसका मतलब है कि उसी Q1 उत्पादन के लिए अधिक श्रम इकाइयाँ उपलब्ध है, जबकि उपलब्ध पूंजी की इकाइयाँ उतनी ही रहती है, क्योंकि टेक्निकल जो कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। इसलिए अतिरिक्त श्रम पूर्ति का उत्पादन तकनीकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और श्रम की L1 इकाइयाँ जो है वो पूर्ति को इस क्षेत्र में खपाना केवल तभी संभव होगा जब पूंजी स्टॉक बढ़कर SF हो जाएगा और इस तरह से अन्यथा इसे देहाती क्षेत्र में ही रोजगार खोजना पड़ेगा। पर वास्तविकता में तकनीकी गुणांक इतनी कठोरता से स्थिर नहीं होते, बल्कि कुछ लचीले भी होते हैं। सममात्रा वक्रों को कि बिंदुकित वक्रता साधन अनुपातों में थोड़े लचीलेपन की संभावनाओं को भी प्रकट करती है। ये साधन संपन्नताओं में थोड़े बहुत परिवर्तनों को भी प्रकट करती है, जिनके लिए उद्यमी उत्पादन की तकनीकों में प्रचंड परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार से वे स्थिर तकनीकी गुणांक रखने को ही जो है महत्व देते हैं। अगर कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन की स्थिति को देखें तो हम इस स्थिति को रेखाचित्र 2 में देख सकते हैं। इसमें कृषि क्षेत्र के इस रेखाचित्र में कृषि क्षेत्र के लिए उत्पादन फलन को दिखाया गया है। सममात्रा वक्र कर्व Q1, Q2, Q3, Q4 उत्पादन के परिवर्तित गुणांकों को व्यक्त करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए पूंजी की सापेक्षता में अधिक श्रम लगाया गया है। अंततः अच्छी भूमि दुर्लभ हो जाती है और समस्त उपलब्ध भूमि अत्यधिक श्रम गहन तकनीकों द्वारा बिंदु E पर जो है कृषि कार्य करती है, जहां उत्पादन का अधिकतम स्तर QN प्राप्त हो जाता है। दो क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादन फलनों के दिए होने पर प्रोफेसर हिंगलिज उस प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रौद्योगिकीय द्वैतवाद ने द्वितीय अर्थव्यवस्थाओं में बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी को बढ़ाया है। दोनों क्षेत्रों में से औद्योगिक क्षेत्र विदेशी पूंजी की सहायता से विकास और विस्तार करता है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजी संचय की दर से बहुत अधिक जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र पूंजी गहन तकनीकों और स्थिर तकनीकी गुणांकों का प्रयोग करता है। इसलिए ये उसी दर से रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं कर सकता जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि होती है, बल्कि ये भी हो सकता है कि औद्योगिकरण उस क्षेत्र में कुल रोजगारों के उत्पादन में सापेक्ष कमी ला दे। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम के पास इसके सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो देहाती क्षेत्रों में रोजगार ढूंढे। विकास प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पहले देहाती क्षेत्र में उत्पादन के साथ साधनों की न तो प्रचुरता होती है, न ही दुर्लभता होती है। शुरू में तो ये संभव है कि अधिक भूमि को काश में लाकर अतिरिक्त श्रम शक्ति को खपा लिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप श्रम और पूंजी का अनुकूलतम संयोग बनते हैं, क्योंकि उत्पादन बढ़ता है। उस क्षेत्र में श्रम उपलब्ध पूंजी से अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जाता है, क्योंकि पूंजी तकनीकी गुणांक उपलब्ध है। इसलिए इस क्षेत्र में तकनीकी उत्तरोत्तर परिवर्तित बनती जाती है और इस तरह से हम देखते हैं कि जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होने पर अदृश्य अगर इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई एशियाई देशों में प्रवृत्ति शुष्क धान खेती के स्थान पर जलयुक्त धान खेती स्थानापन्न कर दी जाती है। अंततः बहुत ही अधिक श्रम गहन तकनीकों द्वारा समस्त उपलब्ध भूमि पर कृषि हो जाती है और श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो गिरकर शून्य या शून्य से भी कम हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या की निरंतर वृद्धि होने पर अदृश्य बेरोजगारी प्रकट होने लगती है। तो इस प्रकार से कृषकों के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती कि वे अधिक पूंजी लगाए या श्रम बचत तकनीकें अपनाएं और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि दीर्घकाल में प्रौद्योगिकी प्रगति अदृश्य बेरोजगारी को दूर करने में सहायक नहीं होती बल्कि उसे बढ़ाती है। प्रोफेसर हिंगलिज का कथन है कि पिछली 2 शताब्दियों में देहाती क्षेत्र में बहुत थोड़ी या नहीं के बराबर प्रौद्योगिकीय या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है, जबकि इंडस्ट्रियल एरिया में
बहुत तीव्र प्रौद्योगिकी प्रकृति हुई है। इससे अदृश्य बेरोजगारी जो है की संख्या बढ़ी है। ट्रेड यूनियन क्रियाओं और सरकार की नीति के परिणाम स्वरूप मजदूरी की कृत्रिम जो ऊंची दरों ने इस स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, क्योंकि उत्पादकता की सापेक्षता में ऊंची औद्योगिक मजदूरी दरें उद्यमियों को इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वे श्रम बचत तकनीकी अपनाएं, जिसका परिणाम ये होता है कि अतिरिक्त श्रम को खपा सकने की औद्योगिक क्षेत्र की क्षमता और भी कम हो जाती है, और इसलिए वे साधन अल्प विकसित देशों में औद्योगिकीय द्वैतवाद की प्रवृत्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है इसका समीक्षात्मक तकनीकी द्वैतवाद का समीक्षात्मक मूल्यांकन, यानी क्रिटिकल एप्रिशियल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डुअलिज्म। प्रोफेसर हिंगलिज ने आधुनिक और परंपरागत क्षेत्रों का ऐतिहासिक क्रम